नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था यात्रियों के नज़रिए कक्षा 12वीं का भारत का इतिहास भाग दो का 5वां अध्याय यात्रियों के नज़रिए पढ़ रहे हैं। तो इनसे हमें इस यात्रियों के नज़रिए में जो विदेशी यात्री आए थे इब्न बतूता, अल बिरूनी, तो दो यात्रियों का वर्णन हमने पढ़ा था। अब तीसरा यात्री है इस पाठ में बर्नियर। तो इसके बारे में आज हम प्रश्न पढ़ते हैं बर्नियर के बारे में। तो अगला प्रश्न आता है, बर्नियर ने भारत में भूस्वामित्व का किस प्रकार से वर्णन किया है। बर्नियर ने भारत की तुलना यूरोप से किस प्रकार की, या यात्रा वृत्तांतों के अनुसार बर्नियर ने महिलाओं की स्थितियों का किस प्रकार से वर्णन किया। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, बर्नियर ने भारत की तुलना यूरोप से किस प्रकार की थी। तो बर्नियर का ग्रंथ कौन सा था, उसने अपने कौन से ग्रंथ में भारत की तुलना यूरोप से की थी। तो उत्तर आता है कि बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो बर्नियर ने कौन से ग्रंथ की रचना की, भारत के यात्रा वर्णन में कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो बर्नियर का ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो इसमें भारत और यूरोप की तुलना की गई। उसने भारत को यूरोप के विपरीत प्रतिलोम के रूप में दिखाया है तथा मुगल कालीन भारत की तुलना उस करके यूरोप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। मतलब भारत को यूरोप से कम बताया है, कम आंकने की कोशिश की है और यूरोप को श्रेष्ठ बताया है। तो बर्नियर का ग्रंथ था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसने भारत और यूरोप की तुलना में बताया है कि मुगल कालीन भारत की तुलना उसने इस प्रकार से की है कि यूरोप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। तो उसने भारत को यूरोप के विपरीत प्रतिलोम के रूप में दिखाया तथा मुगल कालीन भारत की तुलना करके यूरोप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया। फिर अगला प्रश्न आता है, बर्नियर ने भारत में भूस्वामित्व का किस प्रकार वर्णन किया। तो भूमि का या भूस्वामित्व का किस प्रकार वर्णन किया। बर्नियर ने लिखा है कि भारत और यूरोप के बीच प्रमुख विभिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को और राज्य और उसके निवासियों के लिए हानिकारक माना। अर्थात उसने कहा है कि भारत में भूस्वामित्व निजी लोगों का अभाव था, मतलब निजी लोगों का भूस्वामित्व नहीं था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों के लिए हानिकारक माना। इस अर्थव्यवस्था के अनर्थकारी परिणाम हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सिबिर नगर क्यों कहा है। अब बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सिबिर नगर कहा है, क्यों कहा है। तो बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सिबिर नगर इसलिए कहा है क्योंकि उसका मानना था कि वह शहर राजकीय दरबार के आगमन के साथ आते हैं और उनके कहीं और चले जाने पर तेजी से पतन हो जाता है। तो बर्नियर का ऐसा मानना है कि यदि राजा या राजाओं के दरबार उन शहरों में लगते थे तो वह शहर होते थे, अच्छे होते थे, और यदि वहाँ से राजा कहीं चला जाए या स्थानांतरण हो जाए तो उन शहरों का पतन होने लगता था। इसलिए उनको शहर न कहकर सिबिर नगर कहा है। तो इस तरह से बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सिबिर नगर कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि उनका मानना था कि यह शहर राज के दरबार के आगमन के साथ आते हैं और उनके कहीं जाने पर वह भी उनका भी तेजी से पतन हो जाता है। फिर प्रश्न है, बर्नियर ने महाजन तथा नगर सेठ किसे कहा है। महाजन किसे कहा है और नगर सेठ किसे कहा है। तो बर्नियर ने लिखा है कि पश्चिम भारत में जो व्यापारी सामुदायिक रूप से जुड़े होते थे, सामुदायिक रूप से जो व्यापारी जुड़े होते थे उनको महाजन कहा जाता था, और उनके मुखिया को, महाजन का जो मुखिया होता था उनको सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में महाजनों के समूह के मुखिया को नगर सेठ कहा जाता था। फिर है, बर्नियर के अनुसार महिलाओं की स्थिति बताइए कि
भारत की सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी बर्नियर के अनुसार, अथवा लिख सकते हैं कि बर्नियर के अनुसार स्त्रियों की सामाजिक स्थिति या सती प्रथा के बारे में बताइए। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा या समाज में स्त्रियों की दशा का वर्णन कीजिए। तो बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि कुछ महिला प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी और कुछ को मारने के लिए बाध्य किया जाता था, मतलब जबरदस्ती उनको मारने के लिए बाध्य किया जाता था। उस समय महिलाएं कृषि और व्यापारिक विवाद से अदालतों में भी जाती थी, मतलब यदि कोई विवाद होता था तो वह उसकी अपील अदालतों में भी कर सकती थी। इस तरह से आखिरी प्रश्न लेते हैं। इस पाठ के 2 अंकों के प्रश्न उत्तर अधिकतर आते हैं, इसलिए हमने 2 अंकों में इन प्रश्नों को लिया है। इसका आखिरी प्रश्न है, इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। तो आखिरी प्रश्न है, यात्रा वृत्तांतों के अनुसार दास और दासियों के क्या कार्य होते थे। तो इब्न बतूता के अनुसार दासों को घरेलू कार्यों में, पालकी में या डोले में महिला पुरुषों को ले जाने में किया जाता था। मतलब उस समय या दास और दासियों का कार्य होता था कि पालकी या डोले में जो महिलाएं या पुरुषों को ले जाते थे तो उनको ले जाने में लगाया जाता था, घरेलू कामों में लगाया जाता था। ये दास के प्रमुख कार्य होते थे। और दासियों का कार्य था सुल्तान अपनी सेवा में, तो दासियों को सुल्तान अपनी सेवा में तथा अमीरों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। अमीर उस समय एक पद होता था, तो वह क्या कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं दरबार में, तो उन पर नजर रखने के लिए दासियों को लगाया जाता था। तो इतिहास भाग 2 का अध्याय 5 समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 6, जिसमें होगा भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें से अंक 4 और 2 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी अगले वीडियो मिलते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम उसमें सुधार करेंगे आपकी पढ़ाई में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।